हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th क्लास की तैयारी या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो फिजिक्स पढ़ने का इच्छुक या फिजिक्स पढ़ने की इच्छा रखते हैं। आज से हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 लेसन 3 पार्ट 3। 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा यानी कि आज से आपका नया यूनिट और नई चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। जैसे कि अब तक आपने 2 चैप्टर पढ़े थे। पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत आवेश के बारे में और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। फिर आपका अगला चैप्टर आया वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसमें विभव के बारे में और धारिता के बारे में जानकारी की। लेकिन इन दोनों चैप्टरों में एक खास बात थी कि आवेश के बारे में जितना भी स्टडी किया था वो आवेश एकदम स्थिर अवस्था में था। इसीलिए इन यूनिटों को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि आपका जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में था। उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि यदि आवेश है उसके चारों ओर कितना वैद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश से किसी दूसरे बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, 2 आवेशों के बीच कितना वैद्युत बल लगता है, ठीक है, और एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगता है, या एक आवेश है या आवेश का समुदाय है उससे कुछ दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र रहेगा, या कोई 2 आवेश मिलकर जब वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं तो उससे कुछ दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। इस तरह की चीज़ों के बारे में हमने जानकारी की। ओके, अब जो आपकी बात चल रही है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा से यहाँ से कुछ चीज़ें आपकी चेंज होने लगती हैं, जैसे कि आपका अब आवेश आपका स्थिर अवस्था में नहीं रहेगा, अब आवेश आपका मोशन में आ जाएगा। मोशन यानी कि आपका गति की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब गति की अवस्था में आ जाएगा तो भाई चीज़ें आपकी बदलने लगेंगी। तो अब आपका सबसे पहला ही टॉपिक आपका यहाँ पर आ जाता है वैद्युत धारा। क्या है पहला टॉपिक? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसी के बारे में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे इसमें, तो इसी को पढ़ना पड़ेगा। वैद्युत धारा, जब यहाँ पर हमने क्या बताया ठीक ठीक बातों में कि आवेश अब मोशन करेगा, यानी कि अभी तक आवेश एक बिंदु पर रखा हुआ था, अब क्या है ये आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आवेश मूव करेगा, गति करेगा। तो जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब हम कहते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, यानी कि आवेश के चलने की दर, कितने समय में कितनी दूरी, यानी कि आवेश कितना चल रहा है, कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम वैद्युत धारा। यानी सिंपल भाषा में हम कहें तो क्या है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, यही कहलाती है आपकी वैद्युत धारा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें अब निकल कर आएंगी। यहाँ से क्या आएगी भाई निकल के? वैद्युत धारा हमें यहाँ तक समझ में आया। चलो पहले इसी को खत्म कर देते हैं, छोटे से टॉपिक को। वैद्युत धारा होगी। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा भाई? सूत्र भी बन जाएगा, आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, चिंता ना करो, नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। पहले मैं नोट्स डाल दिया करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिएगा, नोट्स में आपको दे दूंगा। तो वैसे समझो, यदि माना कि किसी चालक में कोई Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो, तब उसका सूत्र क्या होगा? माना कि किसी चालक में Q आवेश या Q कूलाम आवेश स्मॉल t समय तक प्रवाहित हो, तब उस चालक में वैद्युत धारा आई कितनी हो जाएगी? Q/T। क्या हो जाएगी? Q/T, ठीक है। और लेकिन हमने पहले चैप्टर में आपका Q बराबर NE पढ़ा था, तो इसीलिए एक I का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा NE/T। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस चालक में प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ओके, यहाँ तक समझ में आया। इसी से यहाँ तक एक मात्रक भी बन जाता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई? इसका मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम और समय, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? कूलाम प्रति सेकंड, या इसी का नाम दिया जाता है एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। चलिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का
उत्पत्ति होती है, बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति, जैसे क्योंकि देखिएगा आप ये चीज़ तो जानते हो, यानी कि वैद्युत धारा जो होती है इसकी दिशा की यदि हम बात करें, इसमें भाई वैद्युत धारा में एक दिशा भी होती है, ये भी याद रखिएगा। दिशा किधर होती है? जिधर धनावेश गति करता है। किधर? धनावेश जिस तरफ गति करता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब चलता है या इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, या इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा जो होती है उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है। या धनावेश की गति के अनुदिश, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, धनावेश की गति की दिशा के अनुदिश, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये आपका बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां से आपका एक चीज, क्योंकि इसमें आपका वैद्युत धारा है, इसमें परिमाण मिल गया यानी कि धारा मिल गई, और इसमें आपकी दिशा भी मिल रही है, तो ये राशि कैसी होगी भाई? राशि के बारे में बताओ, ये सदिश राशि या अदिश राशि? चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये अपने आप में कैसी राशि होती है? अदिश। ऐसा क्यों होता है? अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि हमने बताया कि इसमें एक परिमाण भी होगा, यानी कि इसमें वैद्युत धारा का एक मान मिलेगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, इसमें एक दिशा भी मिल जाएगी धारा की, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। ऐसा क्यों? वैद्युत धारा में परिमाण होता है, दिशा भी होती है, एक धनावेश की दिशा में या इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा बहती है, लेकिन फिर भी ये सदिश राशि नहीं है। ऐसा क्यों? इसका कारण है, सदिश राशियां जो होती हैं वो सदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती हैं, और उनका जब हम ऐसा समझिएगा, यदि हम किसी सदिश राशि को यदि हम जोड़ने लगें, 2 सदिश राशियों को जोड़ने लगें, तो वो गणित के सदिश बीजगणितीय योग का पालन करती हैं। लेकिन यहाँ पर वैद्युत धारा ऐसा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? देखिएगा, ये सदिश राशि क्यों नहीं है, देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। सदिश राशि क्यों नहीं है? क्या? धारा, यहाँ पे लिख दीजिए, धारा सदिश राशि क्यों नहीं है? इसका कारण भी समझ लो। इसका कारण देखिएगा, मैं आपको बताऊं, यदि मेरे पास इस तरीके से 2 तार हैं, ये इसमें आपका 3 एम्पियर की धारा आ रही है, इसमें आपकी 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तो इस तार में कितने? 5 एम्पियर की धारा जाएगी। क्यों? 3 और 2 5, ठीक है। अब इनमें कुछ भी एंगल रहा हो, इसमें कुछ भी एंगल रहा हो, अब ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे और इस तरह से बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं बात करूँ, इसमें आपका 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से आपकी 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो इस वाले तार में कितने एम्पियर की धारा होगी? 5 एम्पियर की। ये धारा यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी और इधर निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें चाहे कुछ भी एंगल हो, ये जो जोड़ है, इस धारा का जो जोड़ है, योगफल, इस कोण पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन सदिश राशियों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब 2 सदिश राशि होती हैं, यदि हम उनको जोड़ते हैं तो वो उनके बीच के कोणों पर भी निर्भर करता है। किस पर? यदि मैं कह रहा हूं एक राशि ये है और एक राशि ये है, ये A है, ये B है, ठीक है, तो ये सदिश यानी एक वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो इनका जो योगफल है वो इनके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, लेकिन इसमें ये कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो सीधे सीधे सिंपल भाषा में किस वैद्युत धारा सदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। बेशक इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, ठीक है। दूसरी चीज, अब एक चीज हमने क्या बोला है
कि आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जहां पर हर आवेश प्रवाह हो रहा है लेकिन वहां पर हर जगह धारा होगी, ऐसा भी संभव नहीं है। ऐसा क्यों संभव नहीं है, कुछ विशेष कंडीशंस जरा समझो। जैसे कि मैं बात करूं, यहां से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए हमने ये परिभाषा पढ़ी है कि भैया आवेश यदि गति करेगा तो वहां पर वैद्युत धारा होगी, ये हमने इस परिभाषा से जाना। लेकिन ये परिभाषा कुछ चीजों पर प्रतिबंध भी लगाती है, जैसे कि यदि बराबर प्रकृति का आवेश विपरीत दिशा से प्रवाहित हो रहा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, यहां से देखिएगा, यदि ये दिशा है, इतना Q कूलम आवेश A से B की ओर जा रहा है, Q कूलम आवेश A से B की ओर जा रहा है, ये आपका B पॉइंट है, यहां पर आपका A पॉइंट है, और यहां से Q कूलम आवेश ही इधर की साइड में प्रवाहित हो रहा है। यानी कि एक ही रास्ते में दो आवेश बराबर प्रकृति के और बराबर परिमाण के यदि इस तरीके से मूव करेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तब उस वाले रास्ते में या उस चालक में कोई धारा नहीं होगी। समझ में आई बात? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका जो नेट आवेश है, नेट आवेश, यदि मैं इस चालक की या नेट आवेश की बात करूं, नेट आवेश कितना होगा? 0 होगा। तो यहां पर क्या होगी? धारा आपकी नहीं होगी। ठीक है, धारा नहीं होगी। पहली कंडीशन आपको समझ में आई। दूसरी कंडीशन एक और समझ लीजिएगा, यदि किसी चालक में, यानी ये कोई चालक समझ लीजिएगा, ऐसे चालक कोई नली है और इसमें यहां पर प्लस Q कूलम आवेश A बिंदु से B बिंदु की ओर बह रहा है और उतना ही माइनस Q कूलम भी इधर ही एक ही समय पर, उसी समय की बात कर रहा हूं। ठीक है, समय उसी समय पर बात कर रहे हैं। समय दोनों में कैसा है? समय ठीक उसी समय की बात कर रहे हैं, उसी सेकंड की, यानी कि दोनों के लिए समय अंतराल सेम है। यदि मैं कह रहा हूं 10:01 पर प्लस Q कूलम आवेश A से B की ओर दौड़ा, ठीक 10:10 पर, यानी उसी समय अंतराल पर माइनस Q कूलम भी A से B की ओर दौड़ा, तब इस चालक में नेट आवेश कितना हो जाएगा? नेट आवेश 0। क्यों? प्लस और माइनस दोनों मिलकर यहां पर कि हम बात करें तो देखिएगा, ये यहां से यदि हम बात करें इसकी, तो इसका भी नेट आवेश कितना हो जाएगा? नेट आवेश आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर धारा क्या हो जाएगी आपकी? यहां पर भी कोई धारा नहीं होगी। तो मतलब आप बहुत सारी चीजें आप सीख गए होंगे कि धारा कहां कहां पर होगी। यानी कि यहां से एक चीज समझ में आ रही है हमको, यानी कि आपका आवेश प्रवाहित हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आवेश के साथ में क्या होना चाहिए? नेट आवेश प्रवाहित होना चाहिए। यदि नेट आवेश आपका प्रवाहित नहीं होगा तो वहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, नेट आवेश आपका 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो धारा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, तो वैसे यदि हम इसको और मॉडिफाई करें, बिल्कुल एग्जैक्टली जो परिभाषा बनती है ना, तो वो नेट आवेश इसमें लगता है। क्योंकि बिना नेट आवेश से आवेश तो यहां पर भी प्रवाहित हो रहा है, आवेश यहां पर भी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे धारा नहीं है। तो इससे एक जजमेंट निकलता है कि जहां पर आवेश प्रवाहित होता है वहां पर ये 100% पॉसिबल नहीं है कि वहां पर धारा अवश्य हो। धारा प्रवाहित होने के लिए, धारा का आवश्यक होने के लिए उस जगह, उस चालक में आवेश, नेट आवेश का होना अनिवार्य है। अर्थात वहां से नेट आवेश का फ्लो होना, नेट आवेश का प्रवाहित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। यहीं से आपका 1 एम्पियर की परिभाषा भी निकल जाती है, क्योंकि हमको पता चला, हाँ एक चीज और, इसका सीजीएस मात्रक भी समझ लीजिएगा। धारा का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है भाई? एब एम्पियर, एब एम्पियर।
ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिएगा अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बनेगी। देखिए आपने ये चीज़ सीखी कि भाई एक आवेश का यानी कि एम्पियर, एम्पियर किसे बोल रहे थे हम, एम्पियर बोल रहे थे कूलाम अपॉन सेकंड। ठीक है, ये कूलाम अपॉन सेकंड को ही तो एम्पियर बोला, तो एम्पियर बराबर कूलाम अपॉन सेकंड। यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, ये 1 लगा दिया, 1। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। या मैं कहूं ये, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में धारा का मान 1 एम्पियर प्राप्त होगा। अर्थात उस चालक की धारा को 1 एम्पियर कहेंगे या 1 एम्पियर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे की चीज़ें आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार चीज़ आपकी अब आने वाली है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप धारा के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक नया टॉपिक आपका आता है, बहुत ही शानदार टॉपिक। टॉपिक का नाम है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या? चलिए, आप सभी लोग भली भांति जानते हो, कुछ चीज़ों का मैं रिवीजन करा दूं आपका। पहले चैप्टर में भी मैंने कराया था, एक बार फिर से आप देख सकते हो। यानी कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं। अणु भी बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है। क्या है? एक बाहरी भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात इन नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमणशील रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये सारी चीज़ आप केमिस्ट्री में 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आए हो। यहाँ से कुछ आगे की चीज़ें सीखो कि ये जो नाभिक है, यानी प्रत्येक पदार्थ के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म कण, जिनको हम अणु कहेंगे। अणु के अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म छोटे कण होते हैं, जिनको हम परमाणु कहेंगे। ठीक है, अब उन परमाणु के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी पाई मेसान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मान रहे हैं। और ये भी, इनकी भी एक स्थिति फिक्स है कि परमाणु के अंदर एक बीचों बीच, लगभग बीच में एक भारी भाग होगा, जिसको हम नाभिक कहेंगे। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होंगी, जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन आपको भ्रमणशील मिलेगा, यानी कि गति करता रहेगा अपनी इन कक्षाओं में। पहली चीज। और यहां से समझिए, यहां से ही आपकी और एक नई चीज का उदय होता है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका गति कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन। ठीक है, अब किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें उतने ही प्रोटॉन पाया जाएगा। मतलब उसमें जितना ही ऋण आवेश होगा, उसमें उतना ही धन आवेश पाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जितना ऋण आवेश उतना धन आवेश, दोनों को मिला के करेंगे, 0 आवेश बनेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। किसी भी परमाणु की यदि हम बात करें तो उस पर चार्ज कितना होता है? उस पर चार्ज, यदि हम उस पर आवेश की बात करें, उसका किसी परमाणु का नेट आवेश
शून्य होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उदासीन होता है, क्योंकि उसके अंदर आवेश तो होता है, धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी होता है, लेकिन नेट आवेश शून्य होता है। क्यों? उस पर जितना धन होता है उतना ही उसमें ऋण होता है, क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा तो समान होती है, लेकिन प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए वो उदासीन हो जाता है। क्यों? इसमें एक तीसरी चीज और पाई जा रही है, न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन को तो गिनती करो ही मत। तो नाभिक, तो इससे यह पता चलता है कि जब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है तो सारा का सारा धनावेश उसके नाभिक में है। किसी परमाणु का समस्त धनावेश उसके नाभिक में है और उसके बाहर जितना भी है वो ऋणावेश है। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब कोई धन आवेश और ऋण आवेश पास में होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है? एक आकर्षण बल लगता है। ये हम कब पढ़े थे? पहले चैप्टर में पढ़े थे कि भैया ऋण आवेश और धन आवेश के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब इनके बीच में बल लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई नाभिक है और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में कौन? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है? एक बल लग रहा होगा। क्यों लगता है बल? क्योंकि ये धनावेश और ये ऋणावेश। तो नाभिक से जो दूर, नाभिक के जो पास होगा उस पर ज़्यादा बल लगेगा, जैसे थोड़ा दूर चला जाएगा तो और कम लगेगा, और पास पीछे वाली कक्षा में जाएंगे तो और कम लगेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ये आपका सपोज दैट मैं मान के चल रहा हूँ ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि नाभिक के ये पास है तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा। ये F1 लग रहा है, इस पर F2 मान ले रहा हूँ, इस पर आपका F3 मान ले रहा हूँ और इस पर आपका F4 मान ले रहा हूँ। तो ये जो F4 बल है ये सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक इस धनावेश से काफ़ी दूर है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो बाहर की जो कक्षाएं हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर वैद्युत आकर्षण बल, नाभिक द्वारा लगाया गया वैद्युत आकर्षण बल बहुत कम होता है। अर्थात ये, और इनसे कुछ की बात करी जाए तो जो और बाहर वाली कक्षा होगी, और बाहर वाली जो कक्षा होगी लगभग ये, तो इसमें इस पर तो इस एक कक्षा, एक आध कक्षा ऐसी भी होगी जिसमें इस नाभिक का बल काम ही नहीं कर रहा होगा है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर कोई एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, तो इसका प्रकाश ऐसे तो नहीं है पूरी पृथ्वी को ही ये प्रकाश उजाला दे देगा। या आजकल चांद की बात चल रही है तो ये हम अपने घर में बल्ब लगाएं और उससे चांद तक की रोशनी दिखाई दे जाएगी है, ऐसा नहीं है ना। तो इसका भी एक अपने आप में क्षेत्र है। तो ऐसे ये नाभिक है, नाभिक का भाई बल यहाँ तक लग रहा है, यहाँ तक, इस बाहर वाली कक्षा में नहीं लग रहा है। तो मतलब बाहर वाली जो कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो नाभिक के द्वारा उन पर बल लगभग शून्य होता है। तो अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा तो फिर ये एक निश्चित गति नहीं करते हैं, ये एक क्या कर लेते हैं? अनियमित गति करते रहते हैं। क्या कर लेते रहते हैं? ये मुक्त हो जाते हैं। इनको ही हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। जब बल नहीं कार्य कर रहा है तो ये मुक्त रूप से गति करते हैं। आवारा पागल दीवाना है। कोई आदमी जब हॉस्टल में रह रहा है और हॉस्टल में भी उसने स्कूल से कहीं बाहर कमरा ले रखा है और बस है वहीं, और ऐसे समझो कोचिंग कर रहा है, कोचिंग में कोई पूछने वाला नहीं है तो वो आवारापंती करेगा, यानी कि अपनी अनियमित गति करेगा। कभी 10 बजे घर आएगा, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 4 बजे। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर वो मुक्त है, हर बंधनों से मुक्त है। तो ऐसे ये हर बंधन से मुक्त है तो ये मुक्त गति करेगा, यानी अनियमित गति करता है, अनियमित गति करता रहता है ये इलेक्ट्रॉन। कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह करते हैं, यानी कि ये बाहर के जो कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं यही इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और यही जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है
तभी वहाँ पर वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात वहाँ पर वैद्युत धारा आती है। तो इसका मतलब ये हुआ वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाएगी वही वैद्युत धारा का चालन कर सकते हैं, अर्थात उनको ही हम चालक कहते हैं। तो मतलब क्या है, चालक की एक परिभाषा बनती है, यहां से आपकी चालक और अचालक बन गए, चालक और अचालक। चालक कौन? चालक कौन? जिनसे वैद्युत धारा, जिनसे धारा प्रवाहित हो सकती है। अचालक कौन? जिनसे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा प्रवाहित करने यानी कि वे पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उनको चालक कहते हैं, और वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उनको अचालक कहते हैं। ये तो नॉर्मल वाली परिभाषा थी, लेकिन अब समझ में आई होगी आपको क्या है कि वे चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है उनको चालक कहते हैं, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है उनको हम अचालक कहते हैं। समझ में आ गई चीज? ठीक है, चालक और अचालक समझ में आ गए। ठीक है, और यहीं से आपका जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो वैद्युत चालन उतना ही ज्यादा अच्छा करते हैं। ठीक है, तो हम समझ में आ गई ये सारी चीजें। तो यही है मुक्त इलेक्ट्रॉन का मॉडल, इलेक्ट्रॉन मॉडल, यानी कि उसमें चालक और अचालक की परिभाषा बनी। और यहीं से आपकी देखिएगा, अब आपने एक चीज सीखी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, गति करता रहता है। ठीक है, तो यहां से दो तीन बातें आपकी निकलती हैं, यहां से दो तीन बातें निकलती हैं, बस मात्र दो बातें हैं छोटी छोटी, उनको समझ लीजिएगा। यहां से आपकी निकलेंगी एक तो माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, और एक है आपका श्रांति काल, श्रांति काल। इनको जल्दी जल्दी समझ लीजिए, मेरे को कहीं जाना है, देखिएगा जल्दी से समझिएगा। माध्य मुक्त पथ क्या है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति करता रहता है और लगातार ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं, क्योंकि किसी भी, देखिए जल्दी समझिए, किसी भी चालक यानी किसी भी परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नहीं होगा, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बाहर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में मुक्त गति करते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। तो दो क्रमागत टक्करों में चली गई औसत दूरी को, जब इलेक्ट्रॉन टकराया तो मतलब दो क्रमागत टक्करों में चली गई औसत दूरी को बोलते हैं हम मुक्त माध्य पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मुक्त माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इनमें जो लगा समय है, दो क्रमागत टक्करों में जो लगा समय है या औसत समय, दो क्रमागत टक्करों में लगा औसत समय श्रांति काल कहलाता है। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।